Good morning, students. This is the last lecture, the seventh lecture for the chapter Chemical Reactions and Equations. आज के लेक्चर में कुछ 2 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में आपके बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, उस पर आप देख लो। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रैंसिडिटी विकृत गंधिता, कोरोजन संक्षारण, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकरण एजेंट, अपचायक कारक। ये सारे टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट नोट्स में आते हैं और इसको अभी हम कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में कुछ रिएक्शंस मैंने दिए थे आपको, जिसमें से एक रिएक्शन था zinc. When zinc react with silver nitrate, it gives zinc nitrate and silver. तो ये बैलेंस मैंने कर दिया है। ध्यान से देखो आप लोग, ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर 2 नंबर है, दैट मीन्स नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन जो ऑलरेडी 3 था मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप AgNO3 के सामने 2 लगाओ और Ag के सामने 2 लगाओ तो ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ध्यान से इसको प्रैक्टिस करेगा। एक ही चीज़ बस आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों तरफ एटम्स के नंबर इक्वल होने चाहिए। देयर आर सम क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रही हूँ कि आप सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देख लो। सॉल्व इट NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। बार बार मैं ये आपको बोल रही हूँ कि जो भी आपका बोर्ड में क्वेश्चंस होंगे वो मेनली NCERT से ही पूछा जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अपने आप इसको कोशिश करिएगा बैलेंस करने का और इस तरीके से राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये सारे रिएक्शन दिए हुए बहुत सिंपल है, इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सारे ये कंपाउंड्स के ही नाम हैं। और इसको ध्यान से पढ़ना और इसको रिएक्शन करने की कोशिश करना क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगी क्रिस क्रॉस मेथड का। तो सिंपल है क्रिस क्रॉस मेथड। एक होता है कैटायन, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होता है, धनायन, और एक होता है ऋणायन, मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है और इसको बोलते हैं एनायन। तो क्रिस क्रॉस मेथड में यही होता है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो। सपोज हमको फॉर्मूला बनाना है सिल्वर नाइट्रेट। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि सिल्वर कैसे लिखते हैं। सिल्वर को आप Ag से लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो A कैपिटल स्मॉल g, और नाइट्रेट कैसे रिप्रेजेंट करते हो NO3। N भी इक्वल बराबर होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन छोटा बना दोगे, अगर आप इस तरीके से नाइट्रेट लिख दोगे तो इट विल बी रॉन्ग। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों की साइज इक्वल होनी चाहिए और 3। अब कैसे लिखोगे, कैटायन की तरफ जो धनायन वाला पार्ट है ये मेटल है, धातु है, आपने लिख दिया, और राइट हैंड साइड आपने एनायन लिख दिया, नाइट्रेट। अब आपको बार बार ये रिमाइंड किया जा रहा है कि चार्जेस आपको खुद याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चार्जेस उसको अच्छे से याद कर लेना कि Ag पे कितने चार्ज होगा, सिल्वर पे कितना चार्ज होगा। तो Ag पे +1 चार्ज होता है और नाइट्रेट पे -1। क्रिस क्रॉस मतलब कि ये दोनों अपनी वैलेंसीज को, संयोजकता को एक्सचेंज कर लेगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। बहुत सारे वैलेंसीज वाले हैं, इसको आप अच्छे से प्रीवियस क्लास में भी आपको 9th में भी बताया गया था, उसको रिवाइज कर लेना। नहीं तो जो भी ये सारे रिएक्शंस हैं आपको राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, आप इसको नहीं कर पाओगे। तो इसको पूरा कोशिश करना कि आप अपने आप करो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा भी दिए हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका शॉर्ट नोट्स के लिए, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वेरी सिंपल। एक्सो मतलब एनर्जी, हीट बाहर निकलेगी। एंडो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एक्सो मतलब, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। Those reactions in which heat is given out along with the formation of product. जब भी उत्पाद बनेगा तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा शोषी, शोषी एब्जॉर्ब होना, अंदर एब्जॉर्ब होना। दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब उत्पाद बनता है तो एनर्जी यानी एनर्जी कह लो, हीट ऊष्मा जो है वो क्या होती, अवशोषित होती है। हीट जो है, ऊष्मा जो है वो अवशोषित होगी तो वो होगा ऊष्मा शोषी, और अगर ऊष्मा बाहर निकलेगी तो वो होगा ऊष्माक्षेपी। इट्स वेरी सिंपल, एग्जाम्पल भी देख लो। एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मैंने इक्वेशन लिख दिया है, बहुत सिंपल है, आप जानते हो इसको, इसको आप नोट कर लेना। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब हम श्वसन करते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी, ऊष्मा जो है अवशोषित होगी, बस इस तरह याद रखना, शोषी मतलब अवशोषित होगा और शेपी मतलब बाहर निकलेगी ऊष्मा। ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है मेल्टिंग आइस क्यूब, जब आइस क्यूब मेल्ट होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस आपको सबको पता है, बायो में आप पढ़ते हो, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी। ये डायग्राम ध्यान से देखो, बहुत अच्छा है। जब रिएक्टेंट यानी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा बाहर निकल रही है, एरो बाहर की तरफ है, और एंडोथर्मिक ऊष्मा जो है एब्जॉर्ब होगी, इसलिए देखो एरो जो है वो अंदर की तरफ है। सो दिस इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो 2 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत सिंपल होता है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस कराया था कि आपने जब पढ़ा था कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को जब हम मिलाते हैं दोनों कलरलेस होता है, लेकिन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें एक अविलय पदार्थ प्राप्त होता है। ये डेफिनेशन देख लो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया। The insoluble substance that is formed during the reaction is called precipitate। मैंने बताया था कि कोई भी अविलय पदार्थ जब भी हम अभिक्रिया कराते हैं तो जब हमें प्राप्त होता है तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। Hence a reaction produces a producer, जो जो अभिक्रिया प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप को उत्पन्न करेगी दैट विल बी कॉल्ड एज अवक्षेपण अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक्स में, जिसमें इस ये भी एग्जाम्पल, मैंने ये डायग्राम भी बनाया है, बहुत सिंपल, कि आप देख लो बीकर में जो है वो सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पे, और आप टेस्ट ट्यूब से यहाँ पे NaCl का एक्वस सोल्यूशन विलियन डाल रहे हो, तो जैसे ये दोनों शुरू में इन दोनों का कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस है, और जैसे ही ये दोनों रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो हमें AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस या अवक्षेप प्राप्त होगा। सो इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। AgCl is a white precipitate of silver chloride. It is obtained when silver nitrate solution is get mixed with sodium chloride। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप देख लो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है, जो शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब उदासीनीकरण, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ न्यूट्रल हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स क्वांटिटेटिवली विथ ईच अदर। ध्यान से सुनो, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें सॉल्ट यानी लवण मिलता है और वाटर यानी जल मिलता है। क्वांटिटेटिवली मतलब मात्रात्मक, क्वांटिटी में, जब हम एसिड और बेस को क्वांटिटी में मिलाते हैं एक दूसरे के साथ तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर, लवण और जल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, ये 2 नंबर में पूछ लेता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इट्स वेरी सिंपल, कि जब एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल, सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता है। और ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिवली मतलब मात्रात्मक तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रैंसिडिटी। बहुत सिंपल है, ये आपके बुक्स में बहुत शॉर्ट में दिया है और बहुत ही इजी है। विकृत गंधिता, आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना कि अगर आप चिप्स हो या कोई भी ऑयल वाला सब्सटेंस हो, उसको कुछ देर बाहर मॉइस्चर में आप छोड़ दो बाहर, तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आएगी। तो स्मेल जो आती है वो क्यों आती है, इसका डेफिनेशन से क्लियर करो। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, वसा और तेल का जब उपचयन होता है, कब उपचयन होता है, जब वो एयर में या मॉइस्चर में एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर जब एयर के आते हैं
तो फैट यानी वसा और तेल दोनों का उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए हमें एक बदबू आने लगती है जब भी हम फैट या ऑयल्स के जो भी कोई भी सामान को अगर बहुत देर तक बाहर छोड़ देंगे तो एयर के कांटेक्ट में जब आता है तो फैट और ऑयल का उपचयन हो जाता है। यही फिनोमिनन कहलाता है रैंसिडिटी या विकृत गंध। दैट्स वेरी सिंपल। आप इसको कैसे प्रिवेंट करोगे, उपचार कैसे करोगे? फ्लशिंग फूड स्टफ विथ नाइट्रोजन। आप चिप्स के पैकेट में देखो, चिप्स के पैकेट हमेशा फूला हुआ होता है। वो इसलिए होता है कि चिप्स के पैकेट में हमेशा नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है, डाला जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन से, ऑयल और फैट के ऑक्सीडेशन से बचाता है, फूड मटेरियल को फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन से बचाता है। और कैसे बचा सकते हो आप रैंसिडिटी को? सॉल्टिंग एंड सीलिंग फूड। सॉल्टिंग मतलब लवणन, एंड सीलिंग फूड। आप देखोगे कि अचार जब बनता है तो बहुत दिनों तक चलता है, बहुत महीनों तक। तो उसमें जो सॉल्ट हम डालते हैं, सॉल्ट भी प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन को, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उसको वो हटाता है। तो सॉल्ट डालने से भी हमारा जो फूड मटेरियल है जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स होता है वो बहुत दिनों तक उसको हम बचा सकते हैं, बहुत दिनों तक चला सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पिकल्स, जो अचार हैं उसमें मम्मी लोग जो हैं आपके ज़रूर नमक डालती हैं, तो ये बहुत महीनों तक चलता है। क्यों? क्योंकि जो नमक है वो फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन को बचाता है। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, वेरी इजी। अगर एयर टाइट कंटेनर में आप फूड को रखोगे तो वो ऑक्सीडेशन से बचा रहेगा। यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट, नाम से ही पता चल रहा है एंटी ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन या उपचयन से बचाए, ऐसे पदार्थ जो उपचयन से या ऑक्सीडेशन होने से बचाए। इट्स वेरी सिंपल। रैनिसिडिटी ये 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन आपने पहले भी पढ़ा है कि कोरोजन अगर हम आयरन के धातु को, कोई भी सामान है आयरन का, अगर उसको हम बाहर छोड़ दें, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक पाउडर जम जाता है। अब आप इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, आपके घरों में अगर अलमारी होगी तो अलमारी अगर थोड़ी पुरानी हो गई होगी तो किनारे आप देखो ब्राउन ब्राउन पाउडर के समान आपको उसका पेंट उतरा हुआ दिखेगा। तो इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जब आयरन, ध्यान से देखो डेफिनेशन हम पहले बता देते, द प्रोसेस बाय विच अ मेटल इज अटैक्ड बाय substances around it such as moisture or acids leading to the oxidation of the metal। हिंदी में इसको समझ लो। क्लास 10th एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ आपको कि अगर आप क्लास 10th में आ गए हो तो सबसे पहले चीज़ ये है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। आप समझो, उस चीज़ को याद मत करो, समझो कि क्या हो रहा है कोरोजन में। कि अगर हम कोई भी आयरन, ये मेटल है, वो अगर मॉइस्चर से अटैक हो रहा है तो वो किस में परिवर्तित हो जा रहा है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है। ये ऑक्साइड ही है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें जल मिला हो। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है और यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का ही जो ये भूरा चूर्ण होता है वो यही होता है आयरन ऑक्साइड का। और यहाँ पे जो NH2O लिखा है वो इसलिए लिखा है कि अलग अलग जगहों पे नमी की मात्रा अलग अलग होती है। तो इसका डेफिनेशन फिर से मैं हिंदी में बता रही हूँ। द प्रोसेस बाय विच कोई भी धातु किससे अटैक होता है? मॉइस्चर से। धातु ये है, मॉइस्चर का ऑक्सीजन अटैक किया धातु पे और किसमें परिवर्तित हो गया? मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया। मेटल का जो आयरन था उपचयन हो गया। यहाँ पे आप रिएक्टेंट में देखो, अभिकारक में आयरन था, लेकिन जब ये नमी से रिएक्ट किया तो ये किस में परिवर्तित हो गया? ऑक्साइड में। देखो यहाँ पे आयरन था सिर्फ, और जब ये ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, 3 ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रहा है। तो सिंपल प्रोसेस यही है कि मेटल जब नमी से रिएक्ट करता है तो वो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यही होता है कोरोजन। द बेस्ट एग्जांपल इज फॉर आयरन। ये रिएक्शन मैंने लिखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रिएक्शन आप ज़रूर लिखना। ये स्मॉल n जो है ये बता रहा है कि हर जगह नमी की मात्रा अलग अलग होती है, ये वैरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये रिएक्शन देख लेना। अब आप कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करोगे, कैसे बचाओगे कि हमारा जो भी आयरन का सामान है या जो भी बहुमूल्य सामान है वो कोरोजन से या संक्षारण से कैसे बचा रहे? पेंटिंग बेस्ट एग्जाम्पल है कि आयरन के जो भी सामान होते हैं उस पर पेंटिंग आप करोगे तो मेटल जो है वो ऑक्सीडेशन से बचा रहेगा। ऑयलिंग
सिंपल है, आपको पता है बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में माइनिंग जहाँ होती हैं, माइनिंग होती हैं, वहाँ पे ऑयलिंग किया जाता है मेटल के ऊपर, ताकि क्या हो, जो मेटल है वो ऑक्सीडेशन या उपचयन ना कर सके, नमी को एब्जॉर्ब ना कर सके और ऑक्साइड में परिवर्तित ना हो सके। एंटी कोरोसिव कोटिंग यानी संक्षरण रोधी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोटिंग, ऐसा कोटिंग लगाओ जो कोरोजन को या संक्षारण को रोके, वो होता है एंटी कोरोसिव कोटिंग या संक्षरण रोधी कोटिंग्स होता है। तो ये सारे जो आपके शॉर्ट नोट्स के लिए जो ये टॉपिक्स हैं, एक बार फिर से आप देख लो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेनिसिडिटी, कोरोजन, और लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिटेल में बताया था, और इसलिए मैंने उस समय नहीं बताया कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हिंदी है ऑक्सीकरण एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का हिंदी है अपचायक कारक। ध्यान से इसको देखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंपाउंड्स विच ऑक्सीडाइजेस द पार्टनर एलिमेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, कंपाउंड्स विच रिड्यूसेस द पार्टनर एलिमेंट। अब ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल से आप समझो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। CuO, ये एग्जाम्पल आप कर चुके हो, CuO प्लस H2O गिव्स Cu प्लस H2O। अब सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप पता कर लो। CuO किस में परिवर्तित हुआ? Cu में, यानी ऑक्सीजन निकला है, और ऑक्सीजन जब भी निकलेगा तो वो क्या होगा? रिडक्शन होगा। दूसरा रिएक्शन क्या है? H2O किस में परिवर्तित हो रहा है? H2O में, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये है आपका ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनो, डेफिनेशन देखो। कंपाउंड्स विच ऑक्सीडाइजेस द पार्टनर एलिमेंट, इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान से देखो, इसको हम बता रहे हैं, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत एक ट्रिक है सिंपल सी। अब इस रिएक्शन को मैं लिख दे रही हूँ, फिर बता रही हूँ। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ये क्या हो रहा था? ये ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये रिडक्शन है, ठीक है, और इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, किसका रिडक्शन हो रहा है? CuO का रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है, और वो किस में परिवर्तित हो रहा है? Cu में। तो CuO हो गया आपका क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा, जस्ट एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है सिंपल, इसे कंफ्यूज नहीं होगे। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अपने पार्टनर को रिड्यूस करता है। CuO ने परिवर्तित हुआ Cu में, तो ये हो गया, अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये आप कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O में। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसकी वजह से ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब डेफिनेशन देखो, क्लियर हो जाएगा आपको। कंपाउंड विच ऑक्सीडाइजेस द पार्टनर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? वो अपने पार्टनर एलिमेंट को, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO है, वो अपने पार्टनर एलिमेंट को क्या कर दे रहा है? ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। और उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट अपने पार्टनर एलिमेंट को क्या कर दे रहा है? रिड्यूस कर दे रहा है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स आप करना। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से देख लो, CuO, यहाँ CuO परिवर्तित हो रहा है Cu में, यानी रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू स्टूडेंट सो मच। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके एक्सरसाइजेस, इसके सारे प्रॉब्लम्स आप NCERT से करना, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसको भी आप पूरा सॉल्व करना और खूब प्रैक्टिस करना। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।